हेलो टू ऑल दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है उन लोगों के लिए जो फॉर्म भरे हैं और पेमेंट भी किए हैं, लेकिन वो फाइनल सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप लोग का भी इस लिस्ट में नाम है तो देख लें, और जो टाइम बिहार एसएससी की तरफ से दिया गया है फाइनल सबमिट करने का, उस टाइम के अंदर आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में शामिल हो सके, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये लिस्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही नोटिस है, आप नोटिस देख लीजिए। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11 दिसंबर 2023 तक प्राप्त किए गए थे। ये डेट दिया गया है जो कि फॉर्म भरने का डेट है, पहले जो दिया गया था उसमें पाया गया है, आपको मैं इसका निचोड़ बता दे रहा हूँ कि उसमें पाया गया है कि 27,935 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म तो फिलअप किए हैं, लेकिन वो पेमेंट भी किए हैं, लेकिन वो फाइनल सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो उनका लिस्ट जारी किया गया है, आप देख सकते हैं, वो लिस्ट है। टोटल करीब 27,000 प्लस लड़का जो है, जो भी स्टूडेंट है, उन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो आप देख लीजिएगा अपना नाम इस लिस्ट में है कि नहीं। और दोस्तों, जिनका भी इस लिस्ट में नाम है वो 27 मई तक शाम के 5 बजे तक आप अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लिंक जो है आयोग के वेबसाइट पे दिया जा चुका है, तो आप वहां से जाके अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस जो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बिहार एसएससी ने अपना रफ्तार तेज़ कर दिया है। आप देख रहे हैं कितना काम हो रहा है। हाँ, कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा है, करीब 25 लाख से प्लस अभ्यर्थी हैं, तो एग्ज़ाम कराने में थोड़ा कठिनाई होगा, इसलिए इतना लेट हो रहा है। लेकिन बहुत लोग का कहना है कि पिछला बार जो वैकेंसी निकला 8 साल बाद उसका फाइनल रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग आया, 8 साल 9 साल लगा दिया, इसमें भी वही होगा, 8 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो विधानसभा का इलेक्शन है 2025 में, उसके पहले तक इसका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा आप लोग का। तो इसका जो प्रथम चरण का जो एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होगा, आपका OMR सीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो इसका पहला जो एग्ज़ाम होगा, जिसको PT बोलते हैं, आप मान के चलिए आपका 28 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है। 28 जुलाई से दोस्तों। वीडियो बहुत ही कम बनाता हूँ, मैंने इससे पहले भी ITI जो वाइस प्रिंसिपल का निकला हुआ है उसमें मैं बोला था कि अगस्त के आसपास में एग्ज़ाम ले लेगा, तो 10-15 दिन आगे पीछे हुआ, लेकिन एग्ज़ाम डेट उसी के टाइम में आया है। तो ये 28 जुलाई के आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने की पूरा संभावना है। और ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि 28 जुलाई का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, और ये 3 या 4 दिन में एग्ज़ाम आपका चलेंगे हर संडे को। तो आपका 28 जुलाई को आप मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। आप इसी डेट को लेके आप अपना तैयारी को कंप्लीट करें। जिनको लगता है कि ये डेट जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है, तो वैसे लोग आप सोचते रह जाओगे तैयारी करने के लिए, आपका तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगा। एग्ज़ाम या अगस्त में हो या अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, लेकिन ये फाइनल है कि आपका जो है इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन से पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये एकदम गारंटी है। आप लोग भी जानते हैं इलेक्शन का माहौल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम है, तो आप मान कर चलिए इसका जुलाई में आपका एग्ज़ाम 28 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। आप ये दिमाग में रख लीजिए, आपका 28 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है, और ये डेट अब आगे नहीं बढ़ेगा।
और मे भी अगर आगे बढ़ता है तो बस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आपका ऐसे चांसेस पूरा है कि आपका 28 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका सिलेबस पे मैं एक बार चर्चा कर लूँ। जो लोग भी अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, आपके पास 2 से ढाई 3 महीना अभी भी आपका, अगर जुलाई में भी एग्ज़ाम लेता है तो आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं आपके पास, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत लोग जो हैं, पहले आप सिलेबस को देखें कि मतलब सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग ये में दोनों मिला के अप्रोक्स 75 मार्क्स, मैथ का भी ऊपर नीचे होते रहता है। एक्चुअली में इसका सिलेबस इस तरह से है कि मैथ और साइंस ये दोनों मिला के 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये ऐसा सिलेबस में है। लेकिन ये चीज़ कभी फॉलो होता नहीं है। जनरली कभी ये 30 नंबर हो जाता है, तो कभी ये 20 नंबर हो जाता है, तो कभी कभी ये 30 नंबर हो जाता है, कभी कभी ये 20 नंबर का पूछ देता है। ये वेरिएशन होते रहता है। तो हाँ, लेकिन ये है कि आपका 20 से कम मैथ नहीं रहेंगे। आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है 20 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो है रीजनिंग है। रीजनिंग दोस्तों ये 50 नंबर का पूछा जाता है, ये पूरा 50 नंबर का पूछा जाता है। इसमें कम होने का चांस नहीं है, एक आध कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 ये रहता है, 50-45 के आसपास में पूछा जाता है। और आपका जीके का जो सेक्शन हुआ, जीके का सेक्शन वो भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं टोटल। सॉरी, यहाँ पर ये 50, दोस्तों मैं मार्क्स गलत बोल दिया। ये जो है 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहता है। टोटल 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है। दोस्तों आप फिर से देख लें, आपका जो है मैथ और साइंस आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ये 200 मार्क्स का हो। इसी तरह से आपका रीजनिंग होता है, ये भी 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है। और फिर आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन रहता है, ये भी 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। टोटल दोस्तों आपका 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको एग्ज़ाम, अगर आपको रियली में आपको एग्ज़ाम निकालना है, कि आप चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों, तो दोस्तों आपको जो फोकस करना है वो आपको मैथ रीजनिंग पे फोकस करना है। जिस स्टूडेंट का अगर मैथ और रीजनिंग वीक है, जिस लड़के का मैथ रीजनिंग वीक है, हम गारंटी बोल सकते हैं उस लड़के का बिहार एसएससी में रिजल्ट कभी नहीं होगा। बिहार एसएससी कोई भी एग्ज़ाम लेता है उसका रिजल्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि 75% वेटेज है, और यहीं पर आप नंबर को उठा सकते हैं। जीके में कोई कितना भी पढ़ ले, वो जीके में जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें वो नंबर उठा ही नहीं सकता है। मैक्सिमम अगर आप 75% अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मैक्सिमम बोल रहे हैं, आप 60 से 55 नंबर ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते हैं। 60-55 मैक्सिमम हो गया। और कुछ लोग एक्सेप्शन में होते हैं, ला देते हैं 2-4। तो आप मास को लेके चलिए, आप 1-2 लड़के जो टॉपर हैं उसको नहीं देखिए, ठीक है। लेकिन जनरली टॉपर भी जो है जीके में वो 70% नंबर लाने में उनका हालत ख़राब हो जाता है। तो जो भी आप नंबर उठा सकते हैं, आप मैथ रीजनिंग में उठा सकते हैं। तो अभी से आप सिर्फ मैथ रीजनिंग भी आप प्रैक्टिस करके चल जाते हैं, अच्छे से सिलेबस के अनुसार। मैथ रीजनिंग ऐसा नहीं कि आप एसएससी का उठा लीजिए मैथ, तो उससे आपका रिजल्ट होने नहीं जा रहा। मैथ जो है इसमें एसएससी का मैथ अलग होता है, रेलवे का मैथ अलग होता है। हाँ, उस रेलवे और एसएससी में जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है उसको आप बना सकते हैं, अर्थमेटिक का पोर्शन आप बना सकते हैं। लेकिन आप मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, ये सब रेलवे में ट्रिगोमेट्री पूछता है, वो सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अर्थमेटिक पोर्शन पे ध्यान दें। आप कोई भी जाके बुक ले, बिहार एसएससी का जो मैथ का निकाला हुआ है मार्केट में, वो बुक को लाइए। वो बुक में इतना देता है कि आपको पढ़ना क्या है, उस अनुसार आप अपना पढ़ाई करें। और मैथ रीजनिंग आपका अगर अच्छा है तो पीटी में आपका रिजल्ट
होने का बहुत संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि आपका यहाँ से नंबर कटता नहीं है। आप जो भी बनाते हैं आपको पता होता है कि हम सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो मैथ रीजनिंग पे आप फोकस करें, और दूसरा जो है साइंस पे फोकस करें। जीके पर आप उतना फोकस ना करें, अगर टाइम है तो करें, लेकिन जीके आप कितना भी पढ़िएगा आप नज़दीक टाइम में आकर तो आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है। जनरल नॉलेज के पढ़ने के लिए आपको अच्छे टाइम चाहिए। जो पहले से पढ़ रहा है उसके लिए ठीक है, और जीके पढ़ना है तो दोस्तों एक बुक आप ले लीजिए, उसी को फॉलो करिए। तो यहाँ देखा जाता है कि कभी कोई स्पीडी पढ़ रहा है, कभी कोई लूसेंट पढ़ रहा है। अरे ये सब कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। स्पीडी लूसेंट जी कुछ नहीं पढ़िए। आप अगर लूसेंट बिहार से इसलिए खास करके मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्पीडी पढ़ते हैं तो सिर्फ आप स्पीडी पढ़िए, लूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रट जाइए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। और कुछ लोग बोले हैं कि लूसेंट में समझ में नहीं आएगा तो याद नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको जब समझ के ही पढ़ना था तो ये टाइम नहीं है समझने का। 1 से 1.5-2 महीना में समझने का टाइम नहीं है। समझने वाले चीज़ मैथ रीजनिंग है, आप वहाँ समझिए। तो आपको जब समझ के ही पढ़ना था तो आप 1 साल पहले से पढ़ना स्टार्ट करते, ठीक है। अब भी आपके पास टाइम नहीं है कि आप लूसेंट पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। अब जो लोग खास करके, हाँ एनसीईआरटी की बात मैं करूँ, जो लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो रिजल्ट हो जाएगा, उसका कभी जीवन में रिजल्ट नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ने से रिजल्ट कभी नहीं होगा। एनसीईआरटी सिर्फ आपका जो है कंसेप्ट को क्लियर करता है। जो फैक्ट क्वेश्चन आता है ना, उसमें आप रट नहीं सकते हैं। एक फैक्ट आपको मिलेगा पेज नंबर 1 में, दूसरा फैक्ट मिलेगा पेज नंबर 50 में, तो आप मतलब एनसीईआरटी आप हर क्लास का आप एनसीईआरटी जोड़िएगा, आप हर क्लास का एनसीईआरटी आप निकालते हैं तो उतना आपको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप स्पीडी जो बुक है उसको आप प्रेफर करें, चाहे वैसा बुक जहाँ पर सारा का कलेक्शन दिया हुआ है उस टाइप का बुक को रेफ़र करें। इन 2 महीना में, इन 2 मंथ में आप कोई बड़ी बुक, मोटी मोटी किताब या एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ें, ठीक है। आप मैथ रीजनिंग पे फोकस करें, आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। तो दोस्तों यही था, इतना ही था आज के वीडियो में बताने के लिए। सो दोस्तों इतना ही आपको बताना था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।